वक्त हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 370। ये नंबर उन सीटों का है जिन्हें बीजेपी ने अब की बार जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में विकसित भारत और गरीब कल्याण के साथ साथ राम मंदिर का भी जिक्र कर रहे हैं। राम मंदिर का जिक्र करते वक्त प्रधानमंत्री के निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस है, जिसने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा दिया। ऐसे में नरेंद्र मोदी कांग्रेस को राम विरोधी करार दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस बीजेपी को राम का व्यापारी बता रही है। अब सवाल यही है कि अगर वोट के पैमानों में राम मंदिर भी शुमार हुआ तो भगवान राम के भक्त किसे वोट देंगे? क्या जिन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया उन्हें देश की जनता 370 सीट का आशीर्वाद भी देगी? इंडिया के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर इस चुनाव में उतरे हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। राम को ये नहीं लाए हैं बल्कि एक तरह से धर्म का अपमान कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी झूठ लोगों के सामने, वो भी भगवान राम को लेके जो इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, भगवान राम भी इनको माफ नहीं। राम का विरोध नहीं किया है, विरोध किया परंपरा का। राम का वास्तव में विरोध तो मोदी जी ने किया है। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और फिर 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश के बालाघाट में चुनावी रैली की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार अकेले 62 तो मध्य प्रदेश में 28 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार पार्टी का इरादा इन दोनों ही राज्यों में विरोधियों का सूपड़ा साफ करने का है। इस मकसद को पूरा करने के लिए बीजेपी का तूफानी चुनाव अभियान जारी है। अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अस्त्र तमाम मुद्दों के साथ साथ राम मंदिर भी है। यूपी के पीलीभीत में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने के लिए कांग्रेस को कैसे कोसा, पहले उसे सुनिए, फिर आपको इस पर कांग्रेस का जवाब भी दिखाएंगे। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने वाले नेता को पार्टी से निकालने का भी आरोप लगाया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है?
प्रधानमंत्री का इशारा कांग्रेस के निष्कासित नेता प्रमोद कृष्णम की तरफ था, जो 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अयोध्या गए थे। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में पार्टी से निकालने का आदेश जारी किया था। ये सच है कि राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी में थे और विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ उन्हें भी ट्रस्ट की तरफ से न्योता मिला था। लेकिन कांग्रेस ने 22 जनवरी के आयोजन को राजनीतिक करार देते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसे बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। इस पर कांग्रेस ने जवाब क्या दिया है, अब जरा उसे भी सुनिए। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। ये आस्था है, ये निजी मामला है। ये राजनीतिकरण करना धर्म का, ये धर्म को घटाता है, राजनीति को भी घटाता है। तो इसीलिए हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना की थी। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव है। मंदिर का उद्घाटन चुनावी साल में हुआ है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक चुनावी मुद्दा भी है। सच ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव राम मंदिर के नाम पर वोट हासिल करने का आखिरी चुनाव भी साबित हो सकता है। 22 जनवरी की यह तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ तो देश भर की तमाम नामचीन हस्तियां भी मौजूद थी। लेकिन विपक्षी दलों का कोई नेता नहीं था। तब कांग्रेस ने न सिर्फ इस आयोजन में शामिल होने से इनकार किया था, बल्कि राहुल गांधी ने तो 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद मेहमानों पर भी सवाल उठाए थे। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा ना? धूमधाम से हुआ, देखा ना? उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको अंदर नहीं आने दिया। अदानी देखा, उसके बच्चे देखे, अंबानी देखा, उसके बच्चे देखे, सारे बिजनेस वाले देखे। अयोध्या न जाने के कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या इस बार राम मंदिर का असर चुनावी अंक गणित पर भी पड़ेगा? अगर पड़ा तो फिर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में क्या होगा? जाहिर है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 2019 में यूपी में किसे कितनी सीट मिली थी, इसका अंकगणित दुनिया के सामने है। पिछली बार यूपी में बीजेपी को अपना दल की 2 सीटों के साथ 64 सीटें मिली थी। इस गठबंधन का वोट शेयर था करीब 51%, जबकि बीएसपी और एसपी गठबंधन को 15 सीटें और 39% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट और 6% वोट मिले थे। अब सवाल ये कि क्या राम मंदिर के नाम पर बीजेपी इस बार यूपी में 2014 में अपना दल की 2 सीटों के साथ 73 सीटों के अंक गणित को पार कर पाएगी? इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ रही बहुजन समाज पार्टी अकेले और राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में गठबंधन का गणित बदलने से भी बीजेपी को यूपी में सीटों का अंक गणित बदलने की उम्मीद है। लेकिन यह संभव तभी होगा जब उसे जनता के वोट की शक्ति मिलेगी। वैसे इस चुनाव में राम मंदिर ही नहीं, शक्ति शब्द भी सुर्खियों में है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। नरेंद्र मोदी का यह आरोप राहुल गांधी पर है, जिन्होंने 17 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई की रैली में शक्ति से लड़ने की बात कही थी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है।
सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। विपक्षी नेताओं के बयान से सियासी नैरेटिव गढ़ने में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। ऐसे में वो कांग्रेस को घेरने के लिए राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। यूपी के पीलीभीत के बाद प्रधानमंत्री एमपी के बालाघाट पहुंचे तो यहां उन्होंने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी और कांग्रेस की सहयोगी डीएमके नेताओं के सनातन विरोधी बयानों का हवाला देकर विपक्षी गठबंधन पर ताना मारा। बालाघाट की ये धरती, रामपायली की ये भूमि जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है, उन्हीं रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं, और केवल मोदी को गाली दे तो समझ आता है इंडिया अलायंस के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर इस चुनाव में उतरे हैं। तमिलनाडु में भी भगवान राम से जुड़े आस्था के तमाम केंद्र हैं, जहां इसी साल 22 जनवरी से पहले 9 दिनों के अनुष्ठान के दौरान नरेंद्र मोदी विशेष पूजा कर चुके हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन ने एक तरफा 38 सीटें जीती थी। सिर्फ एक सीट बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके को मिली थी, और इस बार तो एआईएडीएमके भी बीजेपी के साथ नहीं है। इस बार तमिलनाडु पर बीजेपी का खास जोर है, जहां 2024 में प्रधानमंत्री 7वीं बार पहुंचे। चेन्नई पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो किया। और अब बुधवार को तमिलनाडु के कई शहरों में धुआंधार चुनावी रैलियों में हिस्सा लेंगे। जाहिर है इन रैलियों में प्रधानमंत्री तमिल संस्कृति के गुणगान के साथ साथ डीएमके नेताओं के सनातन विरोधी बयानों और राम मंदिर का भी जिक्र जरूर करेंगे। वैसे तो राम मंदिर और सनातन के मुद्दे को बीजेपी देश भर में उठा रही है, लेकिन राजनीति के जानकारों के मुताबिक इसका हिंदी पट्टी के राज्यों में बड़ा असर हो सकता है, जहां 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट अकेले 79% था। हिंदी पट्टी में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड यानी देश के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 226 सीटें हैं। 2019 में इनमें से बीजेपी को 178 और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी। अब की बार बीजेपी इस अंक गणित को भी नए मुकाम पर ले जाना चाहती है, जो मुमकिन तभी होगा जब उसका वोट बढ़ेगा और विरोधियों का बिखरेगा। ऐसे में जरा सुनिए कैसे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कोसना शुरू किया है। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। इसे लेकर कांग्रेस ने न सिर्फ कड़ी आपत्ति जताई है, बल्कि प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएं थीं या जो वातावरण था, जिसमें कि जो पार्टियां आज़ादी का विरोध कर रही थीं या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थी, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है।
इस बात का हमें अत्यंत दुख है। चुनाव में धर्म के इस्तेमाल की मनाही भले, लेकिन इसके इस्तेमाल से परहेज किसी को नहीं। आलम यह है कि अब की बार तो टेलीविजन के राम यानी अरुण गोविल भी चुनावी मैदान में है। वो मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी का लक्ष्य इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर 370 सीटें पाने का है। इसीलिए इस चुनाव में बीजेपी हर वो ताकत और तरकीब लगा रही है ताकि वो लोकसभा चुनाव में इन सीटों को पाने के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और काम ही काफी होगा या फिर राम मंदिर भी कोई मुद्दा हो सकता है 370 सीटों के लक्ष्य को पाने के लिए। बीजेपी ने पिछली बार अकेले 303 सीटें जीती थी, जबकि इस बार लक्ष्य 370 पार जाने का है। पिछली बार बीजेपी 72 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में अगर उसे 370 के पार जाना है तो हारी हुई सीटों की बाजी पलटनी होगी। बीजेपी को इस बार मोदी लहर के साथ साथ राम लहर से भी नए कीर्तिमान की उम्मीद है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या सचमुच चुनावी माहौल में राम लहर है? मैं कम से कम 50 बार बंगाल जा चुका हूं और पहली बार मैंने देखा कि वहां पे एक्चुअली राम का लहर है। अगर बीजेपी ने पिछली बार हिंदी पट्टी के राज्यों में जीती सीटों को इस बार भी अपने पाले में रखने में कामयाब रही, कुछ नई सीटें हासिल कर सकी, पूर्वी भारत में सीटों का ग्राफ उठा सकी और दक्षिण भारत के जिन राज्यों में बीजेपी शून्य पर सिमट गई थी वहां भी वोट बढ़ने के साथ साथ सीटें मिली, तो 370 का सपना साकार भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।